Okay, in this third lecture of chemistry in everyday life, we will discuss antiseptic and disinfectants. Antiseptic and disinfectants. Antiseptics. Antiseptics are those chemicals which are used to kill the microorganisms or inhibit their growth. जो माइक्रोब्स को किल करेंगे या उनके ग्रोथ को रोक देंगे, वो क्या है? एंटीसेप्टिक. जैसे हम घर में यूज करते हैं, सोफ्रोमाइसिन यूज करते हैं, डेटॉल यूज करते हैं, बैटमेटन यूज करते हैं, इस तरह से ये क्या है? एंटीसेप्टिक्स हैं. और ये लिविंग टिश्यूज पे हम अप्लाई करते हैं इसको. क्लियर? दे आर अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यूज. कंसंट्रेशन थोड़ा केमिकल का कम होता है इसके अंदर. डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ये भी माइक्रोब्स को किल करते हैं, लेकिन हम ये लिविंग टिश्यूज पे अप्लाई नहीं करते. इनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. ये हम फ्लोर्स पे, टाइल्स पे, ड्रेनेज सिस्टम पे या फिर ड्रेन्स पे अप्लाई करते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्लीन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, या टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं. तो ये क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं. इनके अंदर कंसंट्रेशन क्या होगा? केमिकल का ज़्यादा होगा. इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा. दोनों का काम क्या है? माइक्रोब्स को किल करना, माइक्रोब्स को किल करना, ये इनका काम है. डिफरेंस इसमें आता है. डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस इसके अंदर आएगा तो क्या लिखेंगे? एंटीसेप्टिक्स जो है, एंटीसेप्टिक्स they are used to kill the microorganisms, but concentration of chemical is less. They are also used to kill the microorganisms, but concentration is more. एग्जाम्पल, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है फिनॉल का. अगर 0.2% फिनॉल है तो वो है एंटीसेप्टिक. 1% फिनॉल है तो डिसइंफेक्टेंट. कभी भी नोट्स बना रहे हैं तो साथ में रफ नोट्स जो बनाएंगे तो कॉपी पेन लेके फिर लेक्चर सुनना है, नोट्स को तब अच्छे नोट्स बनेंगे. 0.2% फिनॉल है तो एंटीसेप्टिक, 1% फिनॉल है तो डिसइंफेक्टेंट. अभी एंटीसेप्टिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है जो आनी चाहिए. तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके अंदर, और फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया कि दोनों माइक्रोब्स को किल करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन इसमें कम होता है, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. ये लिविंग टिश्यूज पे इसलिए अप्लाई हो जाते हैं, दे आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज. और ये लिविंग टिश्यूज पे नहीं अप्लाई होंगे, ये हम फ्लोर्स वगैरह पे यूज़ करते हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं इसको. तो ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस है. और एक एग्जाम्पल में दोनों बता दिए. जैसे मैंने पहले क्वेश्चन लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का काम करता है, एक सब्सटेंस कौन सा ऐसा है? वो है एस्पिरिन. ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट. तो ये बेस्ट एग्जांपल है और यही एग्जांपल देना है 1 मार्क में, बोर्ड में पूछा हुआ है. 0.2% फिनॉल है तो एंटीसेप्टिक, 1% फिनॉल है तो डिसइंफेक्टेंट. क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंटीसेप्टिक्स जो है, थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, तो सारे एग्जांपल्स करेंगे इसके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. जेईई मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए इस बार. तो देखेंगे पहला एग्जांपल, फर्स्ट बेस्ट एग्जांपल, डेटॉल. डेटॉल इसका एग्जांपल है, और ये मिक्सचर होता है क्लोरोजाइलिनॉल का. क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल. ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस डेटॉल? तो ये है क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल. तो इसको हम स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं इसका. OH Cl CH3 CH3. दिस इज क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर, अल्फा टर्पिनॉल, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ टर्शी ब्यूटाइल कोल वाला ग्रुप. तो दिस इज अल्फा टर्पिनॉल. ये क्लोरोजाइलिनॉल है प्लस ये अल्फा टर्पिनॉल है. तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे ये फिनॉल के लिए टेस्ट देगा, ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, ये फिनॉल के लिए टेस्ट देगा. क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन है, ये फिनॉल के लिए टेस्ट देगा, ये फिनॉल के लिए टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये एल्कोहल है. ये एल्कोहल है और ये क्या है? फिनॉल. OH डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, therefore it is phenol. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. स्ट्रक्चर इसलिए करना है बोर्ड के लिए, सिर्फ क्या करना है, डिटॉल का कंपोजिशन क्या है, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम इसका. सो दिस वाज डेटॉल, सबसे इंपॉर्टेंट था इसके अंदर. नेक्स्ट एग्जांपल इज बिथ्यूनल. दिस ऑल्सो एक्ट्स एज फिलर इन सोप. सोप के अंदर ये फिलर का भी काम करता है. मेडिकेटेड सोप में बिथेनॉल ऐड करते हैं. इट एक्ट्स एज दिस एंटीसेप्टिक. इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक इन सोप. तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिथेनॉल इन सोप? इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक इन सोप. एंटीसेप्टिक इन सोप. स्ट्रक्चर इसका दोनों साइड सिमिलर स्ट्रक्चर्स बनेंगे. OH फिर Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा. So this is बिथेनॉल. क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ बिथेनॉल. स्ट्रक्चर ऑफ बिथेनॉल. बिथेनॉल का फंक्शन क्या है?
इट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक इन सोप। ये याद करना है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए सिर्फ आपको थ्योरी करनी है इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। तीनों अलग अलग पूछे जाएंगे। डिटॉल का कंपोजिशन, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन 2 to 3% of iodine in alcohol, 2 to 3% of iodine in alcohol and water, in alcohol and water, 2 to 3% of iodine in alcohol and water is called as tincture of iodine। और ये कभी कट लग जाता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, या किसी भी वूंड पे कहीं घाव है कोई, तो उस पर हम इसको अप्लाई करते हैं। इन केस ऑफ कट और वूंड इट इज अप्लाइड टिंचर ऑफ आयोडीन। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक। ये क्या है, एंटीसेप्टिक है। कंपोजिशन क्या है इसका, 2 to 3% ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। ये थर्ड था, टिंचर ऑफ आयोडीन, क्लियर। और इसके अलावा फिर हम अगर करें तो जैसे आयोडोफॉर्म ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म ये भी एंटीसेप्टिक है, लेकिन इसके बैड स्मेल की वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है टिंचर ऑफ आयोडीन और आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, ये खत्म हो गया यहाँ पे। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, नेक्स्ट नोट करेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स से पहले एक चीज और देख लेंगे, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे उसको हालांकि हमने इसके स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं। सल्फा ड्रग्स और नोट कर लेंगे पहले, सॉरी सल्फा ड्रग्स, सल्फा ड्रग्स they also have एंटी बैक्टीरियल एक्शन। एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ये क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक के प्लेस में यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक इनके प्लेस में यूज होते हैं, ये आजकल आउटडेटेड हो चुके हैं सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा ड्रग्स का जो मीन्स दे ऑल्सो किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर, दे ऑल्सो किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज इन प्लेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। और इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, NH2 सल्फोनामाइड, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। SO2 NHR, SO2 NHR, और R की जगह हम H लगा देंगे। अगर ये ध्यान होगा आपको, R की जगह H लगा दिया तो क्या बन जाएगा, सल्फेनिलमाइड, सल्फेनिलमाइड बन जाएगा। और अगर हमने R की जगह पायरिडीन लगा दिया तो सल्फा पायरिडीन बन जाएगा। और R की जगह हमने इस तरह से बीच में डाइजीन वाला ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे N और यहाँ पे N, इस पॉइंट से जोड़ देंगे अगर, और इसमें इस पॉइंट से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सल्फा डाइजीन। 3 एग्जांपल दी थी इसकी, सल्फा एनिलामाइड, सल्फा पायरिडीन, सल्फा डाइजीन। ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया, आर की जगह इनको रख देंगे तो ये बन जाएंगे। तो ये सल्फा ड्रग्स थे। नेक्स्ट नोट करेंगे हम, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, these drugs they are also called as birth control pills। birth control pills भी कहते हैं इनको। they are used to control pregnancy in women, clear, these drugs they are used to control pregnancy in women। तो birth control pills भी कहते हैं इसको। और इसके एग्जांपल है जैसे नोवेस्ट्रोल, इसका एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल नॉर्थरिंड्रोन, इसका एग्जांपल है। नोवेस्ट्रोल जो है ये कंपोजिशन होता है एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और नॉर्थरिंड्रोन जो है इसके अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है इसके अंदर, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। तो ये नोवेस्ट्रोल और ये नॉर्थरिंड्रोन, ये एग्जांपल है। माइफप्रेस्टिन भी यूज करते हैं इसमें, ये भी एग्जांपल लेते हैं इसकी, माइफप्रेस्टिन, ये बेस्ट एग्जांपल है नोवेस्ट्रोल और नॉर्थरिंड्रोन। एंड माइफप्रेस्टिन कैन आल्सो बी यूज। तो ये क्या है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं विच आर यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी इन वुमेन, इनको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे, अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है ड्रग्स का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल्स इन फूड, क्लियर, केमिकल्स इन फूड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम करेंगे केमिकल्स इन फूड, नेक्स्ट टॉपिक।
केमिकल्स इन फूड, इसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट लास्ट टॉपिक होगा। केमिकल्स इन फूड 3 मार्क्स का चैप्टर ये बोर्ड में है और जेई मेंस में और नीट में 2 क्वेश्चन तक आते हैं इसके, और जेई मेंस में भी इसका 1 क्वेश्चन आ जाता है इस, और मिला के आता है ऑर्गेनिक के साथ। स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर 19 में भी और 20 में भी स्ट्रक्चर्स ज़्यादा पूछे हुए हैं। स्ट्रक्चर्स याद करने हैं सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इसके, मेंस के लिए कर रहे हैं। अगर बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो बहुत कम, जैसे पैरासीटामोल का कर लिया, एस्पिरिन का कर लिया, ये 2 स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स इन फूड क्या होते हैं? जैसे फूड प्रिजर्वेटिव्स, पहला फूड प्रिजर्वेटिव्स। आजकल कोई भी पैकेज्ड फूड आता है, कोई भी पैकेज्ड फूड आ रहा है या कोई भी बाहर से सामान आएगा तो जनरली सबके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होता है। प्रिजर्वेटिव वैसे तो कम अमाउंट पे तो कर सकते हैं यूज़ ओकेजनली, लेकिन वैसे ये बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव्स के अंदर जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, केमिकल्स ज़्यादा होते हैं। तो इससे डायबिटीज़ वगैरह लॉन्ग टर्म तक अगर हम यूज़ करते हैं ऐसे पैकेज फूड वगैरह, तो लॉन्ग टर्म में हमें डायबिटीज़ वगैरह या कैंसर वगैरह, तो इसमें काफ़ी मेजर जो पार्ट है बॉडी का वो इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए प्रिजर्वेटिव्स कम यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए इनको। तो इसमें फूड प्रिजर्वेटिव्स जो फूड को बचाएगा खराब होने से, खाने को खराब होने से बचाएगा, फूड प्रिजर्वेटिव। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें अगर डेफिनेशन बोले, सब्सटेंसेस विच आर केपेबल ऑफ, सब्सटेंसेस विच आर केपेबल ऑफ इनहिबिटिंग और अरेस्टिंग और स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ fermentation, acidification or any other decomposition of food. Clear? Substances which are capable of preventing fermentation, acidification or any other decomposition of food, they are called as food preservatives. क्लियर? जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे घरों में यूज करते हैं क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स। क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव में क्या आ जाता है? जैसे शुगर, कोई भी अगर मीठी चीज है तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं, शुगर का सिरप बनाकर उसमें रखते हैं, तो ये शुगर एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव। सेकंड हम यूज करते हैं सॉल्ट यूज करते हैं, सॉल्ट भी सबने देखा कि जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो अचार वगैरह जो रॉ मैंगो से पिकल्स वगैरह बनते हैं तो उसमें भी हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो उससे बैक्टीरिया श्रिंक करके मर जाएगा, अल्टीमेटली मर जाएगा वो। तो इसलिए अब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो जो मैंगो वगैरह है वो ख़राब नहीं होगा। तो सॉल्ट वगैरह, या फिर जो मीट को प्रिजर्व करने के लिए उसमें भी सॉल्ट डाल देते हैं, तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया अब ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि बैक्टीरिया जो सॉल्ट की वजह से अपना मॉइस्चर लूज कर देगा एंड अल्टीमेटली इट विल डाई। तो मेन जो काम होता है बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देना है। फूड प्रिजर्वेटिव का काम क्या है? बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देना है। तो इसलिए सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, जो पिकल्स वगैरह उसमें देखा ही है कि ऑयल वगैरह होता है तो वो सालों साल चल जाता है। तो इस तरह से ये फूड प्रिजर्वेटिव है, क्लास फर्स्ट के प्रिजर्वेटिव है। तो दीज आर क्लास फर्स्ट फूड प्रिजर्वेटिव, शुगर, सॉल्ट, ऑयल। अदरवाइज फिजिकल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स में जैसे हीटिंग करके, मिल्क वगैरह को हम हीट करते हैं, हीटिंग करके, कूलिंग करके, तो इस तरह से भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को कुछ टाइम के लिए। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में जो पूछा जाएगा क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स, और स्कूल में एग्जांपल भी देना क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव का देना है। क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव, क्लास सेकंड के अंदर आएगा हमारा जैसे सोडियम बेंजोएट, ये बेस्ट एग्जांपल है, यही देते हैं सोडियम बेंजोएट। और ये हमारा जैसे जैम हो गया, या फिर जैम के अलावा जलीज हो गया, पिकल्स हो गया, स्क्वैशेस हो गए, इन सबको प्रिजर्व करने के काम आता है सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा SO2 भी फूड प्रिजर्वेटिव है, सोडियम बेंजोएट C6H5COONA। फिर सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड is also one of the food preservative, Na2H2O5। तो ये फिर बेंजोइक एसिड भी फूड प्रिजर्वेटिव है, बेंजोइक एसिड ऑल्सो एक्ट्स एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो ये प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं फूड, दीज आर कॉल्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये केमिकल्स इन फूड में हमने पहला स्टडी किया अभी, जो फूड को खराब होने से, खाने को खराब होने से रोकेगा। और नेक्स्ट जैसे आर्टिफिशियल कलर्स की बात करें, अगर कलर्स इन फूड बोलें, कलर्स इन फूड,
तो जैसे अगर हम लोग टर्मरिक वगैरह यूज़ करते हैं, हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं, वो कलर दे रहे हैं उससे तो हार्म नहीं होगा। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, फूड में कलर देने के लिए डाइज वगैरह यूज़ करते हैं और वो हार्म करती हैं बॉडी को। डाइज वगैरह यूज़ करते हैं तो ये हार्म करेंगी। इसके अलावा मेटेलिक कलर्स यूज़ करते हैं या कोलतार वगैरह भी यूज़ करते हैं तो ये हार्म करेंगी। तो फूड जो कलर है शुड बी प्योर एंड शुड नॉट हार्म आवर बॉडी, तो ऐसा यूज़ करें तो ज़्यादा तो सही है, अदरवाइज नहीं यूज़ करना चाहिए कलर्स इन फूड से। तो इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं करने की जरूरत है, जितना बताया था सफिशिएंट है इसमें। नेक्स्ट अब इसके अंदर है हमारा आ जाएगा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको डिटेल में करते हैं। लेकिन पहले करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स तो इसका भी सेम लगभग वही काम है, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव का ही काम करते हैं, ये फूड प्रिजर्वेटिव ही माने जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादातर ये हम फूड जिसके अंदर ऑयल वगैरह ज़्यादा है उसमें ऐड करते हैं। ऑयल वगैरह ज़्यादा है, फूड विच कंटेन्स फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू दोज फूड। ज़्यादातर हम एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, ये हमारे को ये एजिंग होने से बचाएंगे, फिर कैंसर कॉजिंग डिसीज, कैंसर डिसीज जो है इससे इसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जनरली हम फूड में ऐड करते हैं। तो इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स है विटामिन ए, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया या विटामिन ए हो गया। विटामिन ए में कैरेट्स आ गया, सिट्रस, विटामिन सी मतलब सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंजेस वगैरह आ गए, विटामिन ई में ऑयल वगैरह आ गया, जो फूड ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। विटामिन सी में सिट्रस फ्रूट्स आ गया जैसे ऑरेंजेस वगैरह, ऑरेंजेस लेमन वगैरह आ जाएगा। बीटा कैरोटीन आ गया। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू फूड विच कंटेन जनरली फैट्स टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। ये इनके उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। फूड अगर ऑक्सीडाइज हो गया, अगर एयर के थ्रू वो ऑक्सीडाइज हो गया तो क्या होगा, फूड स्पॉइल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो, तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी। इसलिए हम इसको नहीं खा सकते उसके बाद। तो इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं टू प्रिवेंट देयर ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये ऑक्सीडाइज होने से फूड को बचाएगा। इसके एग्जाम्पल्स नोट करने हैं। एग्जाम्पल इसका जैसे हो गया BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ये मेडिकल के नीट के पेपर में पूछा हुआ है। हाइड्रोक्सीटोल्यून बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट ये, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून। तो स्ट्रक्चर इसका बनाना बहुत सिंपल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून। तो हाइड्रोक्सी बोल दिया तो OH लगा देंगे, टोल्यून बोल दिया CH3 लगा देंगे, और ब्यूटाइलेटेड है तो क्या लगा देंगे, CH3, ब्यूटाइलेटेड ग्रुप, इधर भी और इधर भी। तो फिनॉल वाला ग्रुप भी है और टोल्यून, मेन फिनॉल वाला ग्रुप है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कोई। दिस इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून BHT। फिर नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ BHA बोल देते हैं अगर, सेकंड एग्जांपल BHA, तो इसके लिए लिख देंगे टोल्यून की जगह क्या आ जाएगा, एनिसोल। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ एनिसोल आ जाएगा और कोई चेंज नहीं करना है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल क्या होता है, OCH3, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्लियर, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको रीड कर लेंगे ढंग से, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी है। नेक्स्ट अब इसके अंदर हमारा टॉपिक आ जाएगा, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल एक और है, जैसे PG भी ऐड करते हैं, प्रोपाइल गैलेट, प्रोपाइल गैलेट। और इसके अंदर हम जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनके इफेक्ट को एनहांस करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के इफेक्ट को एनहांस करने के लिए वी यूज एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर, एस्कॉर्बिक एसिड इज यूज्ड टू एनहांस द इफेक्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के इफेक्ट को एनहांस करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन C ही होता है, इसका केमिकल नेम है, ये यूज कर लेंगे इसको। तो ये है, ये दीज वर एंटीऑक्सीडेंट्स। And now we'll discuss artificial sweeteners. Clear? Now artificial sweeteners. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो जो लोग होते हैं जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, तो उनके अंदर जनरली डायबिटीज़ जो है, शुगर वगैरह उनको हो जाता है,
तो शुगर वगैरह उनको हो जाता है, तो अगर वो मीठा लेना चाहेंगे तो उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, ये प्रेफर किए जाते हैं। क्लियर, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ये प्रेफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वीटनेस तो ऐड करेंगे फूड के अंदर, बट दे विल नॉट ऐड एनी कैलोरी और दे विल नॉट प्रमोट टूथ डिके, और मोटा होने से भी बचाएंगे क्योंकि कैलोरीज ही नहीं है इसके अंदर। दे विल ऐड टेस्ट बट विल नॉट, दे विल ऐड स्वीटनेस बट विल नॉट प्रमोट टूथ डिके, दे विल प्रिवेंट टूथ डिके। क्लियर, दे विल प्रिवेंट टूथ डिके। और दूसरा ये क्या कहते हैं, कैलोरीज ऐड करेंगे, कैलोरीज नहीं ऐड करेंगे, दे विल नॉट ऐड एनी कैलोरी टू अवर डाइट एंड ऑल्सो दे डू नॉट प्रमोट टूथ डिके। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जो टेस्ट और जो स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे। तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स इसके, लेकिन जैसे जो लोग हेल्दी हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स उनको नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक। वन से वाइल कभी ओकेजनली लिया तो बात अलग है, अदरवाइज दे शुड नॉट टेक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो इसको कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर लंबे समय तक लेंगे तो इंसुलिन रिस्पॉन्स करना, ग्लूकोज का जो लेवल रेज हुआ है, इंसुलिन उसकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उन सेल्स की तरफ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसलिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स जो हैं ये लंबे समय तक नहीं लेने चाहिए जो हेल्दी पर्सन है। क्लियर, तो उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो ये कहने को तो है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं और हर जैसे फूड में या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आते हैं, लेकिन बट दे ऑल्सो हार्म, दे डू हार्म आवर बॉडी, तो उनको नहीं लेना चाहिए। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन बहुत सिंपल थी इसकी, दोज सब्सटेंसेज विच डू नॉट ऐड एनी कैलोरी टू अवर डाइट एंड ऑल्सो दे डू नॉट प्रमोट टूथ डिके बट दे प्रोवाइड स्वीटनेस टू अवर फूड और ड्रिंक्स। तो इसके अंदर अब हमें जो पढ़ना है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इसमें जैसे पहला आया एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एस्पार्टेम जो है सुक्रोज, जो केन शुगर है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है। एस्पार्टेम, इट इज़ 100 टाइम्स मोर स्वीटर एज कम्पेयर टू दस सुक्रोज। जो केन शुगर होता है, नॉर्मल शुगर जो होता है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज और सुक्रोज ये दो ही शुगर यूज़ होती हैं। जो क्या कहते हैं मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होती हैं, यही यूज़ होती हैं। वो ये सब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी, तो इससे थोड़ा बहुत जो टर्म्स नहीं क्लियर हो रही हैं वो बायोमोलिक्यूल्स में क्लियर हो जाएंगी। एस्पार्टेम 100 टाइम्स मोर स्वीटर एज कम्पेयर टू सुक्रोज। नेक्स्ट इज एलिटेम। एलिटेम, तो एलिटेम जो है इट इज 2000 टाइम्स, मतलब 2000 टाइम्स मोर स्वीटर एज कम्पेयर टू, मतलब एस्पार्टेम भी स्वीट था, मतलब जो शुगर ले रहे हो अगर 1 स्पून ले रहे हो तो उसका एक दाना वो काफ़ी है एस्पार्टेम का। और एलिटेम जो है इट इज 2000 टाइम्स मोर स्वीटर, तो इसलिए इसको तो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्वीटनेस। इट इज़ हाई पोटेंसी आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्वीटनेस। इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत टफ है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। और ये भी सिर्फ कोल्ड फूड में यूज़ किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन आते हैं वाले कि एस्पार्टेम वाई इट्स यूज इज लिमिटेड ओनली टू कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड फूड्स। रीज़न, हायर टेम्परेचर पे इट decomposes at baking temperatures, बेकिंग टेम्परेचर्स पे ये डिकम्पोज कर जाता है, इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इसका। और एलिटेम को क्यों यूज़ नहीं करते? एलिटेम को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एलिटेम जो है ये इसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्वीटनेस, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट यूज्ड जनरली। तो नेक्स्ट आ गया हमारा जैसे सुक्रालोज और फोर्थ सैकरिन। चारों के नाम करने हैं, क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं। सुक्रालोज जो है इट इज 600 टाइम्स मोर स्वीटर एज कम्पेयर टू, तो यूज कर सकते हैं 600 टाइम्स इज मोर स्वीटर एंड दिस वन इज 550 टाइम्स मोर स्वीटर। दोनों की स्वीटनेस लगभग आसपास ही है, एक बार बुक से चेक भी कर लेंगे। 550 टाइम्स मोर स्वीटर एज कम्पेयर टू सैकरिन इज 550 टाइम्स मोर स्वीटर एंड सुक्रालोज इज 600 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। तो ये ध्यान रखना है इनका, तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ये क्वेश्चन दोनों ए वाले दोनों कम यूज होते हैं, ये दोनों ज़्यादा यूज होते हैं, सुक्रालोज और सैकरिन। एस्पार्टेम जो है, एस्पार्टेम कोल्ड फूड में ही यूज करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं। रीजन, बिकॉज इट डिकम्पोजेज एट बेकिंग टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो ये टूट जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। एलिटेम की स्वीटनेस को कंट्रोल करना टफ है, इसलिए भी इसको कम यूज है। कितना डालना है कितना नहीं डालना है पता नहीं लग पाएगा, तो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट्स स्वीटनेस
बिकॉज इट इज 2000 टाइम मोर स्वीटर एज कम्पेयर टू सुक्रोज। तो इसके बाद हम ना इनके स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेरिन का स्ट्रक्चर मैं यही बता देता हूँ आपको। सेकेरिन ये मेंस के लिए, जेई मेंस के लिए करना, ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसे थोड़ा बहुत मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, सी ओ, यहाँ आ गया SO2 और यहाँ लगा देंगे NH। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेरिन। क्लियर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेरिन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के लिए टेस्ट हमने पढ़े थे 11th क्लास में, लेसेंस टेस्ट के अंदर नाइट्रोजन वाला टेस्ट कर सकते हैं। सल्फर के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, Na2FeCN5NO। तो ये टेस्ट देगा इसके अंदर। क्वेश्चन आएगा कि दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर इज गिविंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो ये टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है, सेकेरिन हो सकता है। तो बाकी तीनों के स्ट्रक्चर भी देखते हैं। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर, एस्पार्टेम एलिटेम, लगभग दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। एस्पार्टेम, तो इसके अंदर एस्पार्टिक एसिड है जो यूज होगा। एस्पार्टिक एसिड होता है कोई भी, अगर मैं बात करूं ये ना प्रोटीन्स है एक तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं आर, ये हमारा RCH NH2COOH, ये हमारा एमिनो एसिड है, एमिनो ग्रुप, एसिड ग्रुप। तो ये एमिनो एसिड है। तो इस R की जगह अगर मैं लगा दूं CH2COOH, तो ये होता है हमारा एस्पार्टिक एसिड। क्लियर, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड है। समझ आ रहा है तो अभी करना, नहीं तो फिर इसको बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर करना जरूरी है इसमें। और दूसरा जो एसिड होता है उसमें NH2 इधर आएगा, उसका भी स्ट्रक्चर बनेगा उसका भी। जैसे इसमें भी R लग गया, CH NH2, और इसमें RCHNH2, फिर RCHNH2COOH, COOH इसके अंदर आना है। तो इसमें ये थोड़ा चेंज है इधर, यहाँ पे जो आएगा ग्रुप आ जाएगा, R की जगह आ जाएगा CH3 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा CH2CCH5। ये फिनाइल एलेनिन का मिथाइल एस्टर है। फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर होता है, फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। तो इसमें H और OH बाहर निकालेंगे और ये बन जाएगा, ये फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर है। फिनाइल एलेनिन कह सकते हैं इसको, या उसका मिथाइल एस्टर है। एक्चुअल में H आना था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अगर समझ आता तो अब करना ही, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेना इसको। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एस्पार्टेम। क्लियर, एस्पार्टेम, यहाँ पे उस दोनों को ज्वाइन करना है इधर। बस ये इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, C+ONH, ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा। एंड दिस इज एस्पार्टेम, ये एस्पार्टेम है। क्लियर, दिस इज एस्पार्टेम। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, एस्पार्टेम। जैसे इस बार जो जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, इसके अंदर कि इसके अंदर कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर देयर इन एस्पार्टेम। तो जिसको स्ट्रक्चर पता था वही ये क्वेश्चन कर सकता है। अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर देयर इन एस्पार्टेम, एक बार चेक करेंगे इसको। और एक बार जो जेई 2001 में आया था क्वेश्चन इसका, तो उसमें पूछा था कि इसमें कितने फंक्शनल, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और उस समय स्ट्रक्चर दिया हुआ था। इस बार जो क्वेश्चन आया उसमें स्ट्रक्चर नहीं दिया था, तो इसलिए पेपर अच्छे लेवल का बनाया गया था। ऐसे क्वेश्चन अगर स्ट्रक्चर आते हैं तो ही आप कर सकते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, सेकेंडरी एमाइड है, कार्बोक्सिल अमीनो सेकेंडरी एमाइड, और एस्टर, ये एस्टर ग्रुप आ गया। क्लियर, सेकेंडरी एमाइड और एस्टर। और अब कार्बन कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, फिनाइल में 6 आ जाएंगे कार्बन, फिनाइल ग्रुप यानी 6 कार्बन। ये sp2 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 sp2, 6 sp2 यहाँ आ जाएंगे। एक sp2 सील बॉन्ड O यहाँ पे आएगा, एक sp2 यहाँ पे आएगा। तो 1 2 और यहाँ पे एक आएगा 3, 1 2 3, एक ये वाला, ये और 6 इसमें, तो 9 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसके अंदर। क्लियर, इट इज हैविंग 9 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स। तो ये एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है एलिटेम। एलिटेम, इतना स्ट्रक्चर एक बार दोबारा बना लेंगे। CH CH3 आएगा यहाँ पे,
C डबल बॉन्ड O NH S मिथाइल 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 मिथाइल। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है एलिडियम का भी, दोनों जानों के साथ में बना दिया। दिस इज एलिटियम। बेंजाइल की जगह मिथाइल ग्रुप लगा देंगे और ये आगे इसको जोड़ना है। दिस इज एलिटियम। तो एस्पार्टेम एलिटियम का स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, इसे दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। इसके स्ट्रक्चर में क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाँ, अब जैसे मैंने एस्पार्टेम लिया, एस्पार्टेम के अंदर हमारे पास जो ग्रुप्स थे, हाँ एस्पार्टेम एलिटेम दोनों ध्यान रखना। ये दिस इज एलिटेम, ये एलिटेम है। एस्पार्टेम और एलिटेम दोनों के दोनों क्या है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? सॉरी, अमीनो एसिड से बने, अमीनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं तो प्रोटीन्स हैं ये। तो दिस इज एलिटेम। तो इसलिए दोनों के दोनों प्रोटीन्स वाले टेस्ट देंगे। ये थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चर्स जो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड के लिए नहीं करना है इसको। एलिटेम ये 2 टाइम्स मोर स्वीटर था, ये भी प्रोटीन है एक तरह से, और वो जो एस्पार्टेम बताया वो भी प्रोटीन था। इसलिए दोनों के दोनों निन हाइड्रीन टेस्ट एक होता है। निन हाइड्रीन, 3 डबल बॉन्ड O एक साथ होते हैं इसके अंदर, निन हाइड्रीन टेस्ट देंगे। क्लियर? निन हाइड्रीन टेस्ट। क्लियर? निन हाइड्रीन टेस्ट जो है ये देंगे, मतलब 3 डबल बॉन्ड O किसी कंपाउंड में एक साथ होता है तो उसको निन हाइड्रीन बोल जाता है, ऐसे करके डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इस टाइप से। तो वो करने की जरूरत नहीं है अभी, वो डिटेल में करेंगे बाद में। निन हाइड्रीन टेस्ट देंगे। इसके अलावा जेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है, वो भी ये देंगे। मिलन्स टेस्ट होता है, वो भी ये देंगे। इस टाइप से प्रोटीन्स के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो हमें कब पता लगेगा? क्योंकि एस्पार्टेम एलिटेम दोनों के दोनों अमीनो एसिड से मिलकर बन रहे हैं, देयरफॉर दे विल रिस्पॉन्ड टू प्रोटीन्स टेस्ट आल्सो। निन हाइड्रीन टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट थर्ड जो है, एक सेकेंड हैंड हमने डिस्कस कर लिया है, इसमें सल्फर था तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट दे रहा था। नेक्स्ट सुक्रालोज। सुक्रालोज इसका स्ट्रक्चर इजी है, ये आपको समझ आ जाएगा जब आप बायोमोलिक्यूल्स कर लेंगे। उसमें सुक्रोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज से मिलता जुलता स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल, मतलब कुछ ये है, यहाँ पे आया HOH HOH, थर्ड पे उल्टा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तीसरे पे उल्टा होता है HOH H, फिर यहाँ फोर्थ पे HOH, फिर इस पे HCH2OH। ये इस तरीके से, इसमें भी ऊपर OH, नीचे CH2OH, ये पहला, ये दूसरा, तीसरे पे उल्टा OH ऊपर, H नीचे, फिर HOH, फिर यहाँ पे HCH2OH। इसमें से वाटर बाहर निकाल दें अगर, OH यहाँ से, H यहाँ से, और इसको जोड़ दें O से। ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। क्लियर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब इससे अगर हमें बनाना है सुक्रालोज, सुक्रालोज बनाना है तो उसमें हमें क्या करना है? 3 जगह से सिर्फ OH हटा के Cl लगाना है। जैसे यहाँ से OH हट के Cl लग जाएगा, ये याद करने का तरीका है, इसलिए बता दिया है। Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा, तो दिस इज सुक्रालोज। क्लियर? दिस इज सुक्रालोज। इसको एक बार ड्रॉ कर लेंगे। सुक्रालोज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इसके बाद इसके अलावा इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? अगर हाँ Cl है अगर, तो इसलिए ये AgNO3 के साथ टेस्ट, AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे देगा। AgNO3 डालेंगे अगर इसके अंदर तो Cl हट करके यहाँ पे क्या लग सकता है? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो टेस्ट देगा वो सुक्रालोज हो सकता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये हमने डिटेल में इसको खत्म कर लिया। बस हमारा एक टॉपिक बचा है इसके अंदर, सोप्स एंड डिटर्जेंट, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर लेंगे, 4th लेक्चर में अपने। तो यहाँ पर पढ़ना है, नोट्स बनाने प्रॉपर, और उसको याद कर लेना। थर्सडे का टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जरूर सुनाना है सबने। ओके, थैंक्स।